क्या आईवीएफ के में मेरा बच्चा मुझ और इन जैसा लगेगा? मेरे से क्लिनिक में आने के बाद में पेशेंट्स ये सवाल मुझसे पूछते हैं, क्या बच्चा हम जैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा सवाल है। मुझको भी हर बार अजीब लगता है, पर इसको आंसर इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबको मालूम चल जाना चाहिए इस सवाल का जवाब। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है जब आपके बेबी होता है और आप खुश होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। तो पहली चीज़, ट्रुथ अबाउट आईवीएफ बेबीज फिजिकल अपीयरेंस। सच्चाई आईवीएफ बेबी की फिजिकल अपीयरेंस के लिए। देखिए, आईवीएफ की सबसे बड़ी भ्रांति तो यह होती है कि स्पर्म अंडा किसका है। स्पर्म और अंडा आपका है। आईवीएफ और इक्सी का मतलब यह है। और अगर इसके अंदर स्पर्म और अंडा आपका है तो नेचुरल कंसेप्शन की तरह ये बेबी भी आप जैसा ही लगेगा। स्पर्म जो आपने दिया है वो लैब में यूज़ होता है, जो अंडा आपका हमने निकाला पिकअप करके वो यूज़ होता है, और दोनों मिलने के बाद में जब जेनेटिक मटेरियल आप दोनों का है तो बेबी आप जैसा लगेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इन्फ्लुएंस होता है जेनेटिक्स का फिजिकल अपीयरेंस पे? देखिए, इसके अंदर आधा तत्व स्पर्म में जेनेटिक हस्बैंड की तरफ से आता है और आधा जेनेटिक तत्व मदर की तरफ से आता है। तो आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर भी किसी रूप तक, फेशियल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें जो आपको डिटरमिन करती हैं ये आपके मदर और फादर से दोनों से आती हैं। और क्योंकि ये बनाती हैं और ये सारी चीज़ें इनहेरिट होती हैं जेनेटिकली, तो इस कारण से ये पेरेंट्स जैसे लगने हैं, क्योंकि यही स्पर्म और अंडा तो यूज़ हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल डोनर स्पर्म यूज़ करने की और डोनर अंडा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर भी अगर कोई करता है जिसकी आपसे परमिशन लेते हैं क्योंकि आपके नहीं बन पा रहे, उसमें भी नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि मैच कर लें आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, और अगर मैच हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके बेबी की अपीयरेंस को? तो आपकी बेबी की अपीयरेंस को पहली चीज़ जो अफेक्ट करती है वो करती है जेनेटिक ट्रांसमिशन। क्रोमोसोम, स्पर्म आया, अंडा आया, दोनों मिले, आधे क्रोमोसोम्स मेल के आए, आधे क्रोमोसोम्स फीमेल के आए, शक्ल सूरत, आई कलर, हेयर कलर दोनों से आए, मिल के बेबी आया। वो अलग बात है कि जब बेबी पैदा होता है तो कोई कहता है कि माँ पे गया है, कोई कहता है बाप पे गया है। और मैं कभी वो चीज़ नहीं भूल सकता कि एक माँ के पास में जब बेबी पैदा हुआ, पूरे ससुराल वाले आके बार बार कह रहे थे, बिल्कुल लड़के पे गया है, बिल्कुल लड़के पे गया है, लड़का ऐसी सुंदर है, बचपन में ऐसे ही लगता था। जब शाम को हम पेशेंट को देखने गए तो पता क्या बोली पेशेंट हमसे? इन लोगों ने हमें बचपन में देखा ही कहाँ है, बिल्कुल मुझ जैसा है। तो हम तो ये काम करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल मदर और फादर का मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 आता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल बंधा हुआ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल है। इसमें एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, और ये जो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, स्मोकिंग का, पोल्यूशन का, केमिकल्स का, जो डाइट होती है उसका, ये जो एपिजेनेटिक्स होते हैं ये एपिजेनेटिक्स चेंजेस करते हैं जेनेटिक में। और ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं ये 3 जनरेशन तक जाते हैं नीचे। मैं अभी एक सेमिनार में था तो एक बहुत फेमस डॉक्टर मूरत गुल हैं टर्की के, उनका लेक्चर था, उसी वेबिनार में था, सेम हम वहीं थे। तो वो एपिजेनेटिक्स पे बोल रहे थे और उन्होंने जो चीज़ें सामने लाए वो बिल्कुल आंखें खोलने वाली थी। रिसर्च में पाया गया कि जो आप आज खाते हैं वो तीसरी जनरेशन तक नीचे अफेक्ट करती है। आप सिगरेट आज पीते हैं, आप सोचते हैं आपके फेफड़ों को फ़र्क पड़ रहा है, आपकी तीसरी जनरेशन तक नीचे फ़र्क पड़ता है। इसे बोलते हैं एपिजेनेटिक। अगली चीज़ आती है रैंडम म्यूटेशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें अपने आप कोई चेंजेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम म्यूटेशंस, जिसकी वजह से, चेंजेस की वजह से शक्ल सूरत के अलावा कई सारी बीमारियां भी आ सकती हैं। और चौथी होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जब हम आईवीएफ करते हैं
तो IVF ICSI में नॉर्मली देखा गया है कि बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स कोई बहुत एक्स्ट्रा नॉर्मल में उस एज वाइज नहीं होते, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मली बेबी पैदा नहीं होते, उन लोगों के हम बेबी पैदा करते हैं ART से, उनमें कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पर्म और ओवा हमने मदर फादर का लिया है तो शक्ल नॉर्मली उन जैसी ही लगती है। अब बोनस टिप, और बोनस टिप मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, क्या फिज़िकल डेवलपमेंट को फ़र्क पड़ता है IVF से? बहुत बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, स्टडीज़ में देखा गया है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नॉर्मल बेबी हो चाहे IVF का बेबी हो, किंतु आपकी लाइफस्टाइल से फ़र्क पड़ता है। अगर आप IVF कराते समय स्मोक, ड्रिंक, अल्कोहल और तंबाकू लेते हैं तो बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है, ये आपके ऊपर है। नंबर 2 आता है, क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे यहाँ कितने सारे बच्चे हुए हैं जो IVF के टॉपर हैं और आते ही 2 से 3 साल में आके सामने खड़े होकर पोइट्री सुना देते हैं। वो जो नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ा पाता, क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पैदा हुआ होता है, और जो इसको लाड होता है ना, वो नॉर्मली अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये बच्चे इंटेलेक्चुअली भी बड़े होशियार होते हैं। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, अभी अगली वीडियो डालने वाला हूं, आपके बच्चे का 80% ब्रेन 1000 दिन में बन जाता है, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी टाइम। उस टाइम पे गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर गौर नहीं फरमाएंगे तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट डाउन हो जाएगा। नंबर 3, क्या ये इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है IVF का बच्चा? कोई एविडेंस नहीं है कि इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता हो। इनफैक्ट मुश्किल से पाए हुए बेबी के करीब माँ और बाप होते हैं, कनेक्शन आँखों से बनाते हैं, बातें करते हैं। एक चीज़ को देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है OT की लाइट्स नहीं देखता, मॉनिटर की बीप बीप नहीं सुनता, उछलती हुई लाइटें ऑपरेशन थिएटर की नहीं देखता, माँ को फील करता है, माँ के पास को जाना चाहता है, माँ से फीड होना चाहता है। जब माँ कुछ आवाज़ें बनाती है तो उन आवाज़ों से रोना बंद कर देता है, उसे ये चाहिए, और उसका डेवलपमेंट इस चीज़ से होता है। तो मैंने आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से पाइए अपना बच्चा, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।